नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ही होंगे अपने घरों में। कल की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आपने कैसे इंसुलिन लगाना है, क्या कैसी नीडल होती है। तो मैं उसको थोड़ा सा और विस्तार से बताने वाली हूँ, पिक्चर और पेन की सहायता से दोनों। अब आप ये देख पा रहे हैं कि आपके पास एक सिरिंज है जिसके ऊपर अगर आप ध्यान से जूम करके देखेंगे तो ये 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 10, 50, 40, 50 तक लिखा हुआ है। तो ये वाली सिरिंज मार्केट में विद निडल अवेलेबल है, जो पहले नंबर पर है। तो जितना नंबर, जिस नंबर पर आपका मतलब जिस नंबर तक आपकी इंसुलिन भरी जाएगी, ये उतना इंसुलिन आपका आ जाएगा। यानी कि अगर 10 तक भरा हुआ है तो वो 10 यूनिट एक्चुअली में इंसुलिन हो गई। ठीक है। और फिर इसके बाद दूसरी बात जो है, ये नीडल्स हैं जो पेन के लिए यूज़ होती हैं। ये विद कवर हैं, खोलने पे जो है वो कैसी लगती हैं ये आप ऊपर वाली सेकंड पिक्चर में देख सकते हैं। और नीचे की जो थर्ड पिक्चर में मार्केट में ओरिजिनली वो देखने में कैसी लगती है वो आपको जो है वो ये दिख रही होगी। ठीक है। तो ये आप ये जो है दूसरे नंबर की जो है ये आपकी नीडल है जो पेन के लिए काम आती है। ठीक है। मार्केट से देखने में ऐसे लगती है। तो ये वाला हिस्से को जब आप खींचेंगे ऊपर की तरफ तो नीचे से नीडल निकल के आएगी। फिर उसके बाद उसको निकाल के आप यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है। पेन के ऊपर लगाएंगे। पेन के ऊपर फिर इधर ये छोटा सा एक ढक्कन है, इसको निकालेंगे तो एक्चुअली में ये ऐसा दिखेगा आपको। अब पिक्चर की सहायता से तो आपने देख लिया। ठीक है। अब पेन जो कल जो यही सिरिंज मैंने आपको दिखाई थी, तो ये अगर ध्यान से देखिए तो आप इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिखा हुआ देख सकते हैं। जिसका अर्थ है कि अगर ये वाली सिरिंज आपके पास है, इसका मतलब है कि 1 नंबर तक आपकी 4 यूनिट इंसुलिन आएगी, 2 नंबर तक 8 यूनिट आएगी, 3 नंबर तक आपकी 12 यूनिट आएगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका वो 4 का टेबल आप चलाते जाइए तो आप लास्ट तक आपको समझ आ जाएगी कौन से नंबर तक कितनी। अरे मान लो 8वें नंबर तक आपने भर लिया तो इसका मतलब है 32 यूनिट आ गई। 4 गुणा 8 बराबर 32 यूनिट इंसुलिन आ गई। ठीक है। तो ये आपको देखने में ये वाली सिरिंज है। ठीक है। दूसरी सिरिंज है जिसके ऊपर 5, 10, 15, 20 जो कि मैंने आपको फोटो में दिखाई थी। तो उसका मतलब कि 5 नंबर पे जहाँ 5 लिखा तो 5 यूनिट आया, 10 लिखा तो 10 यूनिट आया। तो उसमें 50 यूनिट एक सिरिंज में आता है, इसमें 40 यूनिट एक सिरिंज में आता है। अब बात आती है कि पेन की। तो पेन में ये देखिए, एक मैंने नंबर बताया था कल आपको कि एक नंबर सा है यहाँ पे बना हुआ। ये छोटा सा पॉइंटर है और ये पीछे एक रोटेटर है। तो अगर आप देखें तो सामने 0 दिख रहा है। मान लो आपने 10 यूनिट लेके आना है तो आप इसको यूँ घुमाएंगे तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये 10 यूनिट तक देखिए आपका भर गया है। ठीक है। तो इसका अर्थ है कि अब आपकी 10 यूनिट इंसुलिन लोड हो गई है। और जब आप इसको कस के दबाएंगे तो एकदम से ये पूरा दब जाएगा और इंसुलिन अपने आप से अंदर चल जाएगी और ये वापस से अपने आप से 0 हो जाएगा। ठीक है। अब बात आती है कि शुगर लेवल की। हम शुगर के लिए वैसे तो मुख्य तौर पर 4 टेस्ट करते हैं। एक तो HbA1c करते हैं, ब्लड शुगर फास्टिंग PP करते हैं, रैंडम टेस्ट करते हैं और एक हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। वो ज़्यादातर हम लोग प्रेगनेंसी में करते हैं। अगर हमारा HbA1c जो हमारे को 3 महीने की शुगर बताता है, पिछले 3 महीने की, मान लो मैंने 1 जनवरी को कराया तो वो मुझे दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर 1 तारीख तक का पूरा बताएगी कि मेरी एक एवरेज कितनी मेरी शुगर रही थी, ब्लड शुगर की। उसके हिसाब से ये परसेंटेज निकाल के बताता है। ठीक है। अगर हमारा HbA1c 5.7 से नीचे है तो मतलब हम नॉर्मल है, हमें शुगर की बीमारी नहीं है। परंतु अगर हमारी HbA1c लेवल 5.7% से 6.4% है तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं डायबिटीज़ होने के। ठीक है।
और अगर हमारा 6.5% से ज़्यादा चला गया है तो इसका मतलब है कि अब हम डायबिटीज़ हो गए हैं। अब बात आती है ब्लड शुगर की। तो ब्लड शुगर अगर खाली पेट हमारा 72 से 99 है, या मोटा मोटा कहें तो 70 से 100 है, तो हम नॉर्मल हैं। परंतु 100 से ऊपर अगर हमारा जा रहा है तो हम बेसिकली हमें शुगर की बीमारी हो गई है। अब आती है पीपी, पोस्ट पेरेंडियल, यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद। इसको एक खास तौर से ध्यान रखिए कि खाना खाना मैंने शुरू किया 8 बजे, ठीक है, तो मुझे ठीक 10 बजे ही ब्लड शुगर की जांच करनी है। ये नहीं कि मैंने 8:30 बजे खाना ख़त्म किया और मैंने 10:30 बजे जांच किया। तो 8 बजे खाना शुरू करते ही मैंने ठीक 10 बजे मैंने जांच कर लेनी है। तो अगर मेरा खाना खाने के 2 घंटे के बाद 90 से 140 तक अगर मेरा शुगर आ रहा है तो मैं नॉर्मल हूँ। इससे ऊपर अगर आ रहा है तो फिर मैं डायबिटिक हूँ। अब जहाँ तक रैंडम की बात करें, रैंडम का अर्थ होता है दिन में किसी भी वक्त खून की जांच करना। अगर वो 200 से नीचे आ रही है तो आप नॉर्मल हैं। अब बात आती है कि हमारे डायबिटिक पेशेंट्स को ब्लड में शुगर रहने की एक आदत हो जाती है, ठीक है, तो उनका शरीर जो है, अगर शुगर की मात्रा कम होती है तो उन्हें चक्कर आने लगता है, घबराहट होने लगती है, ठीक है। तो हमें जो HbA1c जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें 7 तक का मेंटेन करने की ज़रूरत है। HbA1c 7% मेंटेन करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक ब्लड की बात है तो हमें फास्टिंग जो है 130-140 तक अगर हमारा डायबिटिक पेशेंट का आता है तो बहुत घबराने की बात नहीं है। और अगर पोस्ट पेरेंडियल यानी कि खाना खाने की बात करते हैं तो 180 से नीचे आ जाता है डायबिटिक पेशेंट का तो भी कुछ घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वो शुगर में, खून में शुगर की मात्रा एक लेवल पर मेंटेन होती है। परंतु जब हम लोग अपना इलाज नहीं कराते हैं तो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बहुत हाई लेवल पे रहने लगती है। तो जब हम इलाज शुरू कराते हैं तो कई बार वो थोड़ी सी भी कम होती है तो हमें चक्कर आने लगते हैं। और जब हम चेक कराते हैं तो हमारी बेसिकली कई बार तो ये होता है कि हमारी तो शुगर ऑलरेडी ज़्यादा ही होती है, क्योंकि हमारे शरीर को आदत होगी है हाई ब्लड शुगर में रहने की। तो हमें इससे भी बाहर निकलना है। तो इलाज जैसा बताया गया आपने बिल्कुल वैसा ही करना है। अब ये है कि आपको वार्निंग साइन भी पता होनी चाहिए कि आप दवाइयाँ लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है और हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है। अब हाइपरग्लाइसीमिया भी खतरनाक है पर हाइपोग्लाइसीमिया से ज़्यादा नहीं। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब ये है कि जब आपकी शुगर की मात्रा खून में 70 से कम हो गई है तो आप रिस्की फेज में चले गए आपको, ठीक है। और अगर हाइपरग्लाइसीमिया की मैं अगर बात करूं तो अगर आपका 250 आ गया है तो फिर से ऊपर आ गया है तो फिर आपको हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत है। शुरुआती तौर पे अगर आपको 250 आया है तो आप अपना डाइट मैनेजमेंट कर लीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेंगे तो उससे आपका बहुत कुछ मैनेज हो जाएगा, आपकी शुगर लेवल नीचे हो जाएगी। परंतु अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो आप हॉस्पिटल आइए, दिखाइए। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हाइपरग्लाइसीमिया में और हाइपोग्लाइसीमिया में बेसिकली क्या फ़र्क है और घर पे रह के आप कैसे पहचानें कि आपकी शुगर कम हो रही है या आपकी शुगर बहुत ज़्यादा है। बात अब करते हैं हम हाइपोग्लाइसीमिया की। जब आपको हाइपोग्लाइसीमिया होता है यानी कि खून में शक्कर की मात्रा कम हो जाती है तो आपको बहुत भूख लगती है, आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, बहुत पसीने आने लगते हैं, आपका शरीर ऐसे ऐसे करके झूलने लगता है, आप स्टेबल नहीं होते, आपका शरीर पीला पड़ जाता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, घबराहट होने लगती है और आपको लगता है कि आपका हृदय की गति जो ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो गई है, धक 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 की आवाज़ आने लगती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, ठीक है, आपको कमज़ोरी लग सकती है, आपको आंखों से कुछ ना दिखाई देने लगता है कुछ अंधेरा अंधेरा सा हो गया, कुछ कंसंट्रेट करने में मुश्किल होती है, कन्फ्यूजन की स्टेट आ जाती है, आपकी थकान होती है, कुछ आपको अगर कुछ सोचने का काम है तो आप सोच नहीं पाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं और नर्वसनेस होने लग जाती है आपको, ठीक है। आपका बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकता है, आपको गुस्सा आ सकता है, ठीक है। और आपकी जो जीभ है उसमें आपको ऐसा लगता है कि टिंगलिंग की सेंसेशन होती है, सुन्नपन सा हो रहा है,
ठीक है। और आपको हाथों पैरों के कोऑर्डिनेशन में भी प्रॉब्लम आती है। ये होगी आपकी हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। अब बात आती है हाइपरग्लाइसीमिया की, ठीक है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल, जैसा कि मैंने बताया कि आपका 180 से जो है वो ज़्यादा हो गया है, ठीक है, और आपको बार बार पेशाब आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा प्यास महसूस कर रहे हैं, ठीक है, और आपका जो यूरिन में जो है वो ज़्यादा जो है वो शक्कर की मात्रा, शक्कर निकल रही है। इसका एक और पहचान भी है कि जो लोग डायबिटिक पेशेंट है, अगर उनके यूरिन में बहुत ज़्यादा शक्कर निकलने लगती है तो वो देखेंगे कि उनके कमोड पे ज़्यादातर जब वो यूरिन करके निकलते हैं तो वो चींटियाँ या कीड़े मकोड़े वहाँ पे बड़े बड़े वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको दिखते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको कीड़े मकोड़े या एक आध भी दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी शुगर में, आपके यूरिन में शुगर निकलनी शुरू हो गई। तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको ये सब सारे सिम्टम्स को ध्यान में रखना है। जब आपको ऐसी कोई भी स्थिति आती है तो आपको इमीडिएटली कुछ नहीं करना है, आपने अपने पास शक्कर रखनी है, एकदम से शक्कर मुंह में डाल लेनी है, ज़्यादा कुछ सोचना समझना नहीं है। टेस्ट वेस्ट बाद में करना है, पहले शक्कर डाल लो मुंह के अंदर, जो हमारी गुड़ वाली शक्कर है। चीनी नहीं डाली क्योंकि चीनी एक तो क्रिस्टल फॉर्म में होती है, उससे घुलने में टाइम लगता है और एक बार और उसके एब्जॉर्प्शन में भी टाइम लगता है आपको। उसके मुकाबले शक्कर आपकी जल्दी जो है वो आपके मुंह में घुल जाती है और इफ़ेक्टिव रहती है। और आप क्योंकि शक्कर लेते हैं तो उसके साथ आपको आयरन भी मिल जाता है और कुछ मिनरल्स भी मिल जाते हैं, तो वो वाला भी फ़ायदा आपको साथ साथ मिल जाता है। परंतु अब ये नहीं कि आप धड़ाधड़ लगातार खाते ही चले जा रहे हैं। आप 1 2 3 4 चम्मच खा लीजिए, जैसे ही आपकी थोड़ी सी चेतना वापस आ जाए तो फिर आप पूरा प्रॉपर खाना खा लीजिए और अपनी शुगर चेक कर लीजिए। आपको पता लग जाएगा कि आप हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहे थे या हाइपरग्लाइसीमिया में जा रहे थे। और आपको शायद ये मालूम होगा या नहीं भी मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ कि हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए आपको मैंने ये कहा कि आप एकदम से शक्कर ले लीजिए। इसीलिए जब भी आप घर से कहीं बाहर निकले या अपने सोने के पलंग के साथ में आप एक छोटी डिब्बी शक्कर की ज़रूर रखें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप एकदम से शक्कर खा सके, आपको वेट ना करना पड़े। आपको पता है आपने डिब्बी खोली और एकदम से शक्कर ले ली। अपनी पर्स में, अपनी पॉकेट में अब छोटी सी डिब्बी ज़रूर शक्कर की बना के रखें, या अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ रखें जो आप स्वीटनर के तौर पे अपने साथ ले जा सकें। अब अगर मैं चीनी और उसकी बात करूँ शक्कर की, तो शक्कर बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब होता है इन कंपैरिजन टू चीनी, ठीक है। तो आपको कोई भी स्थिति लगे, हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया, आपने अगर ऐसी कोई भी स्थिति आप नहीं जांच पा रहे कि आपको क्या रहा, तो एकदम से आपने शक्कर ले लेनी है। अब जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप दवाइयों पर हैं, गोलियों पर यानी कि, तो आपको हफ्ते में एक ही बार खून की जांच करनी है, खाली पेट और भरे पेट। तो उसको भी आपको कॉपी बना के ही रखनी है, यानी कि हफ्ते में एक बार तो आप नाश्ते से पहले, नाश्ते के 2 घंटे के बाद की कर लें, फिर उसके अगले हफ्ते आप दोपहर को खाने से पहले, खाने के 2 घंटे बाद की कर लें, फिर उसके अगले हफ्ते आप रात को खाने से पहले, खाने के 2 घंटे बाद की जांच कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप इंसुलिन पर हैं तो आपने ये चार्ट बनाना है, कॉपी पे ही बना के लाना है, ठीक है। आप सभी लोगों को चार्ट जो है वो कॉपी पे ही बनाना है, भले वो मुंह से खाने वाली दवाइयों पर हैं या इंसुलिन पर है, क्योंकि उससे फ़ायदा ये रहता है कि पिछला कंपैरिजन करना आसान रहता है और कॉपी हमेशा बनी रहती है, कागज़ गुम जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि ऐसे एक चार्ट बनाना है, यानी कि तारीख और दिन डालना है, नाश्ते से पहले, नाश्ते के 2 घंटे बाद, दोपहर को खाने से पहले, खाने के 2 घंटे बाद, दोपहर को खाने से पहले, खाने के 2 घंटे बाद, रात को खाने से पहले, रात को खाने के 2 घंटे बाद। और फिर लास्ट है कि वो कारण आप लिखिए कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी ब्लड शुगर यानी कि रक्त शर्करा 70 से नीचे चली गई आपके हिसाब से, या 180 से ऊपर चली गई।
अब आता है, मान लो कि आज के दिन से आप शुगर की जांच शुरू करते हैं, तो आज 20 तारीख से मान लो आप शुरू कर रहे हैं, तो आपने नाश्ते से पहले, नाश्ते के 2 घंटे बाद की करनी है, फिर छोड़ देना है, सारा दिन की नहीं करनी। फिर एक दिन छोड़ के मंगलवार को कोई जांच नहीं करनी। बुधवार को आपने दोपहर को खाने से पहले, खाने के 2 घंटे के बाद की जांच करनी है, बाकी सारा दिन नहीं करनी। शुक्रवार को आपने रात को खाने से पहले, खाने के 2 घंटे के बाद की करनी है, यानी कि एक एक दिन छोड़ के करनी है आपके खून की जांच। और अब आपको हॉस्पिटल मानो 30 तारीख को आना है, तो आपने 29 तारीख को हॉस्पिटल में आने से एक दिन पहले आपने 6 बार की करके लानी है खून की जांच, ठीक है। और अब आखिर अगला कॉलम ये है कि आपका ये जो लिखा है कि आपकी जो शुगर जो है वो कम क्यों हो गई और ज़्यादा हो गई, तो वहाँ पे आप लिखिए कि आपका फास्ट आपने रख लिया था गलती से, या आपने भोजन नहीं किया था, या आपको कोई टेंशन हो गई थी, या आपने ज़्यादा खा लिया था, या आम खा लिया था, या बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया था। तो वो ये सारी चीज़ें आप लिखिए। जब आप ये लगातार करेंगे तो आपको खुद को समझ आने लगेगा कि आपको किस भोजन से आपकी शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और क्योंकि हफ्ते में इस तरीके से करके लाने पे आपको ज़्यादा सुई चुभोनी नहीं पड़ेगी अपनी उंगलियों पे, उंगलियां छलनी नहीं होंगी। और दूसरी बात ये होगा कि आप, हमें भी पूरी की पूरी जो है आपका ब्लड शुगर, या डॉक्टर को भी पता लग जाएगा कि जी अब आपका ब्लड शुगर का रेंज कितना रह रहा है। अब मार्केट में ना कई तरीके के इंसुलिन अवेलेबल हैं, और लोगों को लगाने होते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि भी हमारे को कौन सा इंसुलिन का कितना असर है। तो मोटा मोटी तौर पे कहें तो मार्केट में 3 तरीके के इंसुलिन अवेलेबल हैं: रैपिड एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। अब जो रेगुलर की हम बात करें तो उसका असर 20-30 मिनट में दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। और उसका बिल्कुल पीक पे जो असर आता है वो 2 से 4 घंटे में आ जाता है, और 6 से 8 घंटे तक असर रहता है, और ये देखने में बिल्कुल क्लियर होता है, पानी की तरह आता है। इसी में ही आते हैं लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लूलिजिन। इसका 5 मिनट में असर आ जाता है, 1 से 2 घंटे में पीक लेवल का असर होता है, और 4 से 6 घंटे तक इसका असर रहता है, और ये भी देखने में क्लियर ही होता है। अब आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग। इसमें NPH आता है, तो इसका असर 1 से 2 घंटे में दिखना शुरू हो जाता है, 6 से 10 घंटे में इसका असर बिल्कुल पीक लेवल पे होता है, और 12 घंटे तक असर रहता है, और ये दूधिया रंग का होता है। अब आया लॉन्ग एक्टिंग, तो इसमें आता है डेटमिर, जो कि जिसका असर 1 घंटे में दिखना शुरू होता है, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 18 से 20 घंटे तक रहता है, और देखने में ये भी क्लियर ही होता है, आर पार दिख सकता है। अब आया ग्लारेजिन और लेवेमिर, तो इसका असर 1.5 घंटे में दिखना शुरू हो जाता है, और इसका असर 22 घंटे तक रहता है, और ये भी देखने में क्लियर ही होता है। अब आया डेग्लूडेक, तो इसका असर 1.5 घंटे में आना शुरू हो जाता है, और इसका असर 42 घंटे तक रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको ये समझ सकते हैं कि आपको ये कैसे पता लगे कि आपको कौन सा इंसुलिन लेते हो आप, और इसका कितनी देर तक। इसमें समझने वाली बात एक ये भी है कि मान लो कि आपने इंसुलिन ऐसी ली जो शॉर्ट एक्टिंग है, मतलब फास्ट एक्टिंग है, तो उसका अर्थ ये हुआ कि आपका 6 घंटे में उसका असर आ जाएगा। तो अगर मान लो कि आपने नाश्ते में इंसुलिन ली, ठीक है, तो उसका असर आपको दोपहर की इंसुलिन में दिखेगा, दोपहर की ब्लड शुगर में दिखेगा। अगर आपने दोपहर को ली है रेगुलर वाली, तो फिर उसका असर आपको शाम वाली में दिखेगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपकी किसी समय की ब्लड शुगर आपकी कम हो गई है या ज़्यादा हो गई है, अगर आपकी मान लो कम हो गई है, मान लो दोपहर की आपकी ब्लड शुगर कम हो गई है और आपने सुबह रेगुलर ली है, तो इसका मतलब है कि वो आपको रेगुलर की डोज में थोड़ा सा फ़र्क करने की ज़रूरत है, जिसको आपको अपने डॉक्टर से परामर्श करना है, या डायबिटिक काउंसलर से आपने जाके परामर्श करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि आप कौन सा इंसुलिन ले रहे हैं, तो उसका कितने देर तक इफेक्ट रहता है। तो आप अपनी जब भी कभी इंसुलिन लेंगे तो आपको ये समझ रहेगी कि जी इस डोज से मेरे को इस समय का इम्पैक्ट आया, ठीक है। अब बात आती है आपकी कि आपने एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो आपने योग रोज करना है। योग और एक्सरसाइज का सीधा संबंध है आपकी शुगर को कम करने का।
आपने किसी योग प्रशिक्षण के सुपरविजन में या तो योग करना है, अगर आपको नहीं आता है तो नहीं, तो आपने गूगल पे जाना है और किसी रिनाउंड योग प्रशिक्षक का नाम डालना है, और उसके साथ में आपने, या आप ये डाल सकते हो, एक टॉपिक डाल सकते हो कि योग फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, तो उसमें बहुत सारा कुछ आपको आ जाएगा। पर मोटा मोटी तौर पे मैं अगर आपको कहूँ तो आपको 8 प्रकार के प्राणायाम करने हैं, यानी कि अनुलोम विलोम, ठीक है, उज्जाई, भ्रामरी, कुंभक, भस्त्रिका, कपालभाति और ओम उच्चारण, ये सारे के सारे आपको करने। उसके साथ साथ आपको योगिक क्रियाएं भी करनी है, यानी कि एक्सरसाइज भी करनी है आपको, 1 से 1.5 घंटे तक करनी है। तो आप स्प्लिट कर लीजिए टाइमिंग्स को, ठीक है, और वॉक कीजिए। अब आप कहोगे कि अब वॉक कैसे करें, हालांकि खुल गया है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप पार्कों में धड़ाधड़ घूमना शुरू कर दीजिए। अपने घर के अंदर ही आप वॉक कीजिए, जितनी ज़्यादा हो सके कम। देखिए मार्केट खोली है, कोरोना तो वहीं घूम रहा है, तो अपने आप को बचा के भी चलना है आपने। तो घर में ही एक्सरसाइज कर लीजिए, घर में ही वॉक कर लीजिए। तो अगर आप ये करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आपकी शुगर लेवल नीचे हो जाएगी।